कर्नाटका हाई कोर्ट ने कॉलेज छात्रों पे हिजाब या भगवा गमछे जैसे धार्मिक कपड़े पहनने पे लगाई रोक। लखीमपुर खेरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को मिली बेल। और एमपी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला जज की अब होगी बहाली। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं पूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर भद्रा और मैं आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते ऑफ कोर्स सिर्फ कोर्ट की ही नहीं, पूरे देश में जो एक खबर जिसने सारे न्यूज़ रूम्स को और सारे टीवी चैनलों पे कब्जा किया हुआ है, वो है कर्नाटक का जो हिजाब इशू है। आपको थोड़ा इस पे बैकग्राउंड दे दूँ। हमें पता है कि कुछ हफ्ते पहले दरअसल कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज में ये पूरा मामला शुरू हुआ। वहाँ पे कॉलेज में जब कोविड की लहर के बाद कॉलेजेस खुले तो कुछ लड़कियाँ हिजाब पहन के कॉलेज अटेंड करने आई, जिसके बाद कॉलेज का जो प्रशासन है उन्होंने उनको क्लासेस अटेंड करने से मना कर दिया। इसके बाद कॉलेज के बाद बाहर काफ़ी प्रदर्शन हुआ और एक कॉलेज से बात कई और कॉलेजों में भी फैल गई। हर जगह इस पर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एक तरफ ये मुस्लिम लड़कियां बुर्का हिजाब पहने प्रदर्शन कर रही थी तो दूसरी तरफ कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल पहने प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद 5 फरवरी को इसमें राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया। राज्य सरकार ने इस पर एक सर्कुलर जारी किया, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा इसके मुताबिक सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस कोड पहनकर ही आना होगा। और सर्कुलर ने ये भी कहा था कि स्टूडेंट्स ऐसे कपड़े नहीं पहनकर कॉलेज आ सकते जिससे सामुदायिक सौहार्द या समानता या अशांति यानी कि जो इक्वालिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। मामला ऑफ कोर्स अब कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया है। 3 बार पिछले हफ्ते इस पे हियरिंग हुई। ट्यूसडे को सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने इस पे अपनी आर्ग्यूमेंट्स की, अपनी दलीलें पेश की, जिसमें उन्होंने कुरान का सहारा लिया। कामत ने कुरान का सहारा लेते हुए ये आर्ग्यूमेंट पेश करने की कोशिश की कि जो हिजाब है वो इस्लाम धर्म का एक इसेंशियल हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, जो आपको अपने धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार आचरण करने का फ्रीडम देता है, की स्वतंत्रता देता है, उसके अंदर ये हिजाब पहनने का अधिकार भी आएगा। अगले दिन जो हियरिंग हुई उसमें सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े आए, जिन्होंने एक दूसरी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट लेने की कोशिश की। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि जो पूरा मुद्दा है यूनिफॉर्म का है, तो इससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या राज्य सरकार ये तय कर सकती है कि छात्र किस तरह की यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज आए और पढ़ाई करें, और क्या अगर वो तय कर सकती है तो क्या इस बार उन्होंने सही ढंग से इसको तय किया है। मामला जैसा कि आप जानते हैं, अब एक जज जो सुन रहे थे 2 दिन, उन्होंने अब 3 जजों की बेंच को सौंप दिया और उस पर अब एक ऑर्डर भी आया। भद्रा, अगर आप हाँ पूर्वा, जैसे आपने बताया कि ये पहले मामला जो है 2 दिन तक एक सिंगल जज बेंच के सामने जो है चला। सुनवाई करने के दौरान जो है सिंगल बेंच की जो ये पीठ थी, उनको ये लगा कि शायद चूंकि इस मामले में कुछ संवैधानिक क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज हो रहे हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए उस बेंच ने जो है एक लार्जर बेंच, जो एक 3 जजों की पीठ है, उसके सामने जो है मामला भेजा। अब 3 जजों की पीठ के सामने जो है ये मामला थर्सडे को आया सुनवाई पे। लगभग 2:30 बजे के करीब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। जैसे अपूर्वा ने बताया, सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े और सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने पिटिशनर्स की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो है तर्क रखे कोर्ट के सामने। और चूंकि इस पूरे मामले में अभी सुनवाई और बाकी है, जारी है, चल रही है, तो इसलिए कोर्ट को लगा कि इसमें कोई एक अंतरिम डायरेक्शन या ऑर्डर देना ज़रूरी है। पिटिशनर्स की भी डिमांड थी, याचिकाकर्ताओं ने भी सुनवाई के दौरान बोला था कि जब तक ये मुद्दा जो है मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इस पे एक अंतरिम आदेश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस जो है बंद हैं और एग्जाम्स आने वाले हैं, परीक्षाएं आने वाली हैं, तो बच्चों को जो है स्कूल में या कॉलेज में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो इसी हेयरिंग को, इसी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो बेंच है उन्होंने थर्सडे को अपूर्वा अपना एक इंडिकेशन दिया कि वो क्या ऑर्डर देना चाहेंगे, और उसी दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि भाई हम इसकी सुनवाई तो जारी रखेंगे, मगर जब तक इस पूरे मामले में पूरी सुनवाई नहीं होती है
तब तक जो स्कूल या कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, जो भी कॉलेजेस बंद हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, वहाँ पे जाने वाले जो बच्चे हैं वो किसी भी तरीके का कोई धार्मिक वस्त्र नहीं पहनेंगे, मतलब कि कोई हिजाब नहीं पहनेंगे और या कोई भगवा गमछा भी नहीं कॉलेज लेके जाएंगे। तो इस पे जो है याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने बोला कि भाई जहाँ तक हमारे हकों का सवाल है, हमारे संविधान हकों का सवाल है, ये अंतरिम डायरेक्शन जो है, आदेश जो है, ये हमारे हकों को एक तरीके से वायलेट करेगा, हमारे हकों के हित में नहीं है। और बच्चों को इस आदेश के द्वारा बच्चों को एक चॉइस करने का जो है, उनको एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि भाई या तो वो पढ़ाई या अपने धर्म के बीच में जो है एक चॉइस करे। मगर इन सब बातों को खारिज करते हुए कोर्ट ने फ्राइडे सुबह को जो है, शुक्रवार सुबह को अपना ऑर्डर अपलोड किया और उस ऑर्डर के मुताबिक जिन जिन कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है, उन कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उन कॉलेजेस के बच्चे जो होंगे वो किसी धार्मिक वस्त्र को पहन के नहीं जाएंगे। कॉलेजेस जो है खुलने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने एक बहुत दुखद तरीके से ये बोला है कि हमें दुखी होती है ये देखते हुए, हमें दुख है ये देखते हुए कि भाई इस छोटे से मामले को लेके जो है पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में किस तरीके से जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, और इस टाइम पे कर रहे हैं जब कोर्ट इस पूरे मामले को में सुनवाई कर रहा है। तो भाई यदि आपने अगर कोर्ट के ऊपर अपना एक कॉन्फिडेंस जाहिर किया है तो उसको बनाए रखें और ये प्रदर्शन वगैरह करना छोड़ें और जाके कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि इस टाइम का जो ये पढ़ाई का जो टाइम होता है ये बहुत क्रूशियल होता है अपूर्वा, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे होते हैं और ये कॉलेजेस के बच्चे हैं तो इनके आगे चल के इनको अपना करियर बनाना है। तो अगर इसी तरीके से इनकी पढ़ाई स्थगित रही तो आगे चल के इनके करियर पे जो है इफेक्ट होगा। अब ऑर्डर आने के पहले ही अपूर्वा, आपको हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है और फ्राइडे को ही ये मैटर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया गया था, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पे अभी कुछ बोला नहीं है। ये भी नहीं बोला कि वो सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे, केवल ये बोला कि हम देखेंगे कि हम इस पे सुनवाई कर सकते हैं या नहीं। मगर हाँ, ओरल ऑब्जर्वेशन दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने ये बोला कि अगर अभी हाईकोर्ट इस मुद्दे को सुन रही है तो हाईकोर्ट को ही इसमें एक अपना पूर्ण रूप से एक जजमेंट देने की जो है आवश्यकता है। और जहाँ तक ये मुद्दा है, उन्होंने पिटिशनर्स को ये बोला, याचिकाकर्ताओं को ये बोला कि भाई जहाँ तक ये मुद्दा है कृपया करके उसको नेशनल लेवल तक एक डिबेट ना बनाया जाए अभी के लिए। और इसके पहले अपूर्वा एक और पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुई थी, उस पे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई डेट देने से फिलहाल मना कर दिया है। तो अभी यही लग रहा है कि हाई कोर्ट के सामने ही जब ये मुद्दा आएगा तो हाई कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी। जी, अब जो हाई कोर्ट के सामने अब ये दोबारा से मुद्दा मंडे को आएगा। सुनवाई जो है इसमें भी जारी रहेगी कि जैसा कि आपने बताया, मैंने बताया कि इसमें जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठे हैं, संवैधानिक सवाल उठे हैं, उन पे अभी जो है सुनवाई होगी और एक डिसीजन आएगा। इस पे फिर जो भी अगले हफ्ते होता है उसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। जो दूसरा हमारे पास आपके लिए केस है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय तेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बेल दे दी है। ये पूरा मामला जो है ये लखीमपुर खेड़ी हिंसा का मामला। आपको पता है कि 3 अक्टूबर को पिछले साल लखीमपुर खेड़ी में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप ये है कि आशीष मिश्रा, जिनको अभी बेल मिली है, इनकी गाड़ी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों में से 4 को उनके ऊपर गाड़ी रौंद दी, जिससे 4 की मौत हो गई। उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें 4 और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद आशीष मिश्रा की उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन पूरा मामला जो यूपी सरकार है उन्होंने एक एसआईटी को सौंप दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट को फिर यूपी पुलिस को, यूपी सरकार को, एसआईटी को एक तरह से फटकार लगानी पड़ी, जिसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। अब इस केस में एसआईटी ने 3 जनवरी को एक चार्जशीट भी फाइल की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था 5000 पेज की काफ़ी लंबी चार्जशीट है, उसमें उन्होंने आशीष मिश्रा को इसमें मुख्य आरोपी ठहराया था। दिसंबर में भी उन्होंने ऐसी ही कोई बात की थी एसआईटी ने, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। हाँ, और अपूर्वा, जो इसमें जो खास बात यह है कि बेल उसी दिन आई जिस दिन यूपी में चुनाव हो
हो रहे थे, जो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस है यूपी का, वहाँ पे चुनाव हो रहे थे। तो इसलिए ये पूरा जो मुद्दा है थोड़ा इसमें विवाद आ चुका है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सवाल उठाया है कि उसी दिन क्यों आशीष मिश्रा को बेल मिली है। अब जहाँ तक ऑर्डर का सवाल है, हाई कोर्ट ने एक तरीके से जो पुलिस के जो आरोप है वो मैं कहूँगी एक तरीके से खारिज किए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जहाँ तक आशीष मिश्रा का रोल है उसको लेके पुलिस ने ये बोला है कि भाई आशीष मिश्रा ने जो है फायर किया था किसानों के ऊपर, मगर जो दस्तावेज या सबूत कोर्ट के सामने पुलिस ने पेश किए उसके मुताबिक कोर्ट ने ये बोला कि कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलता कि किसी को उससे फायर इंजरी हुई हो, ना ही उसकी बॉडी में ये इंजरी मिली है जिसकी डेथ हुई है, जिसकी मौत हुई है, और जिसको चोट भी लगी थी उनमें भी कोई फायर आर्म इंजरी जो है वो दिखने को नहीं आई है। दूसरा आरोप आशीष मिश्रा पे ये लगाया गया था कि भाई उन्होंने जो गाड़ी के जो ड्राइवर थे, जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे थार में, जो उसके ड्राइवर थे उनको एक तरीके से उकसाया। अब जहां तक ये बात है, इसको लेके हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आप ये नहीं कह सकते कि आशीष मिश्रा ने उकसाया होगा, क्योंकि जो किसान वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इतने ढेर सारी मात्रा में थे कि हो सकता है ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए जो है गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से चलाया हो। कोर्ट ने आगे चल के ये भी बोला है कि अगर देखा जाए तो उस गाड़ी में जो 3 लोग बैठे थे आशीष मिश्रा के अलावा, उनकी भी मृत्यु हुई है और उनमें से एक जो है वो ड्राइवर है। तो और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि बहुत क्रूरता से उन तीनों लोगों को मारा गया था। तो इसलिए ये कहना कि ड्राइवर को उकसाया गया था ये एक तरीके से गलत होगा। और कोर्ट ने चलते चलते ये भी बात बोली है कि जिस तरह से, जिस ब्रुटैलिटी से 3 लोगों को मारा गया था जो 3 गाड़ी में थे, उसको लेके पुलिस को अपनी जो है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उस पूरी कार्रवाई में कोर्ट ने बोला है कि पुलिस को कोशिश करके उन गवाहों को ढूंढना चाहिए जो ये बात बता सके कि किस तरीके से इन तीनों लोगों को मारा गया था। अब जो इसमें देखने वाली बात यह है पूर्वा कि क्या यूपी सरकार इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील फाइल करती है या नहीं, अब ये तो वक्त ही बताएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। इनफैक्ट अगर आप हियरिंग देख रहे होते तो आप देखते किस तरह से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह इस ऑर्डर को देखकर खुश हुई थी जब ये जजमेंट आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एडीजी थी, ये महिला जज थी मध्य प्रदेश में, उनको वापस रीइंस्टेट, उनको वापस सर्विस में लाने का ऑर्डर दिया है। दरअसल इन महिला जज ने 2014 में एक पूर्व मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था ग्वालियर से सिद्धि। उन्होंने अपनी पिटिशन में भी बताया कि किस तरह से ये एक बड़ी सिटी से छोटी सिटी इनका ट्रांसफ़र कर दिया था, ये कैटेगरी ए की सिटी से कैटेगरी सी तक। इसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। पूरे मामले में 2018 में एक पार्लियामेंट्री पैनल भी बिठाया गया था, क्योंकि ये हाई कोर्ट जज इसमें इन्वॉल्व थे, तो पार्लियामेंट्री पैनल बिठाया गया था। अब इस पैनल ने जहाँ तक उस जज को तो ये जज के खिलाफ जो आरोप थे उनको खारिज कर दिया था, लेकिन पैनल ने ये ज़रूर पाया था कि जो ये महिला जज है इनका जिस तरह से तबादला हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, उसमें इस पूर्व हाईकोर्ट जज का भी हाथ था। और किस तरह से ये तबादला उन्होंने पाया था कि प्यूनिटिव था, दंडात्मक था एक तरह से। इसके बाद इन महिला जज ने हाई कोर्ट का एक फुल कोर्ट बैठता है जो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, जुडिशियल साइड ने, जो जुडिशियल साइड ऑर्डर्स देता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड डिसीजंस लेते हैं, उसके सामने गुहार लगाई। 3 बार हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया कि उन्हें वापस सर्विस में रखा जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इतने साल बाद, 2014 से 21 हो गया, 7 साल बाद उन्होंने इन्हें वापस अपनी पद पर जाने की अनुमति दी है और ऑर्डर दिया है। अपूर्वा, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो जजमेंट है जो जस्टिस एल.एन. राव और जस्टिस बी.आर. गवाई ने लिखा है, ये बहुत ही संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को जो है एक तरीके से उन्होंने हैंडल करने की कोशिश करी है। इसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है, जो बेसिकली जो परेशानियां एक वर्किंग मदर्स को फेस करनी पड़ती है, और उन्होंने पूरे इस मामले में ये बोला
कि जो ये महिला जज थी उन्होंने अपना एक तरीके से प्रोफेशन को त्यागा, क्योंकि वो अपना रोल एज अ मदर जो है उसको निभाना चाहती थी। अच्छा, जो ये पूरा दरअसल ये मामला जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो महिला जज थी इन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो रेजिग्नेशन था ये उनको दबाव में आके देना पड़ा। ये स्वैच्छिक जो है रेजिग्नेशन नहीं था, अपनी चॉइस से नहीं किया गया था, और वो इसलिए दबाव में उनको आके देना पड़ा क्योंकि उनका जिस तरीके से उनका ट्रांसफ़र किया गया था वो पूरा गलत था। और जो ट्रांसफ़र भी जो हुआ था वो इन महिला जज के मुताबिक वो उनको बिना सुने किया गया था। वो ट्रांसफ़र दरअसल एक कंप्लेंट के बेसिस पे किया गया था जो हाई कोर्ट था जो उसको एक तरीके से उसको साबित भी नहीं कर पाया। तो उन्होंने अपनी जो इस ट्रांसफ़र ऑर्डर को जब खारिज करने की डिमांड रखी थी वो इसलिए रखी थी क्योंकि वो ये चाहती थी कि जो उनके बच्चे थे जो ग्वालियर में पढ़ रहे थे उनकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहे। तो अब इस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी जो बातें हैं महिला जज की एक तरीके से मानी है। एक एक करके उन्होंने सारी की सारी जो पॉइंट्स रेज हुए थे कोर्ट में महिला जज के द्वारा वो एक्सेप्ट करे, और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑपोजिशन आया था उसको खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इतना तक बोला कि वो चाहेंगे कि आगे कभी ऐसा मामला उनके सामने कभी ना आए। उन्होंने किसी भी जज का नाम नहीं लिया, जो एमपी हाई कोर्ट के जज थे उनका नाम नहीं लिया, जो महिला जज थी उनका भी नाम जजमेंट में नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी टिप्पणी करने से मना कर दिया कि क्या जो ये महिला जज थी क्या इनका तबादला वो यौन उत्पीड़न की वजह से हुआ था या नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले में जो है जाना नहीं चाहती थी। तो जो पूरा मुद्दा था एक तरीके से बहुत उन्होंने सेंसिटिवली जो है हैंडल किया, और महिला जज के जो अधिकार थे उसको अपहोल्ड करते हुए उनको जो है उनकी नौकरी वापस मिली है। उनको बैक वेजेस तो नहीं मिलेंगे, मगर हाँ अब से जो भी उनके अधिकार है महिला जज के वो उनको मिलेंगे। और जो आखिर में बात है अपूर्वा, जैसा कि आपने बताया कि 3 बारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को जो है चांस मिला था महिला जज की रिक्वेस्ट को, उनकी रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट पे कुछ सुनवाई करने का। वो जो 3 बारी जो चांस उनको मिला था उन्होंने मना कर दिया। अब इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला नहीं, हेयरिंग के दौरान भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था, और जजमेंट में भी उन्होंने बोला कि हम इस पे बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि हम हाई कोर्ट की एक तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। मगर जो हाई कोर्ट कमेटी के जो इंचार्ज थे जज, जिन्होंने इस महिला जज का ट्रांसफ़र किया था, उस पे ज़रूर उन्होंने थोड़े से कठोर शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये कहते हुए कि ट्रांसफ़र बिना सोचे समझे किया गया था। काफी बड़ी जीत है उनके लिए फिर। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी जीत है। और जो ये पूरा मुद्दा है अपूर्वा, ये एक तरीके से ये भी दिखाता है कि किस तरीके से हमारे जो जुडिशियल सिस्टम में अभी भी कुछ जो है गलतियां होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, और इस पूरे मुद्दे को कोर्ट में लड़ने से जो ये महिला जज है उन्होंने इस बात की जो है एक तरीके से इस पूरे सिस्टम को चुनौती दी। और ये जो पूरा मामला है अपूर्वा, ये यही दिखाता है कि किस तरीके से एक महिला जज ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। वो बिल्कुल पीछे हटी नहीं, वो डटी रही। कमिटी से जब कमिटी गठित हुई वहां से लेकर अब तक वो लड़ती ही रही। बीच में थोड़ा सा डिले भी आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई सुनवाई नहीं करी थी, मगर फिर भी वो और उनकी जो वकील थी सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, वो इस पूरे मामले पे डटे रहे और अल्टीमेटली जो है जीत उनकी ही हुई। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए काफ़ी है अपूर्वा। बिल्कुल भद्रा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। जी, धन्यवाद।